इस वीडियो में हम CSS सेलेक्टर क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं ये देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से उनको अप्लाई किया जाता है। चलिए तो हम आगे अपनी स्लाइड पर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। CSS सेलेक्टर क्या है पहले ये देखते हैं। तो कोई भी हमारे पास HTML का टैग, जिस भी HTML के टैग पर आपको CSS अप्लाई करनी है वो HTML का टैग हमारा सेलेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल A टैग, P टैग, href टैग, img टैग, br टैग, hr टैग, किसी भी टैग की बात कर लें आप, तो जिस भी टैग पर आपको CSS अप्लाई करनी है वो टैग हमारा सेलेक्टर बन जाता है, CSS सेलेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CSS सेलेक्टर हमें समझ में आ गया कि कोई भी टैग हो उस पर हमें CSS अप्लाई करनी हो तो उस टैग को हम सेलेक्टर बोलेंगे। अब सेलेक्टर के कितने टाइप हैं? हमारे पास 5 तरह के सेलेक्टर हैं। पहला हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा है आईडी सेलेक्टर, तीसरा है क्लास सेलेक्टर, चौथा है हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर, पांचवा है ग्रुप सेलेक्टर। तो 5 तरीके के सेलेक्टर हैं, यानी कि सेलेक्टर 5 तरीके के हैं। तो आप 5 तरीकों से आप CSS अप्लाई कर सकते हो किसी भी टैग या एलिमेंट पर। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके टैग को यूज़ करके देखेंगे कि किसके इनका क्या काम है। सबसे पहला आता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर की जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर, इसको इस तरीके से समझो। तो फर्स्ट हमारा है एलिमेंट सेलेक्टर। ये क्या करता है, जो भी हमारा टैग है, जिस भी टैग पर हमें अप्लाई करनी है CSS, उस टैग का नाम हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम उस नाम को यूज़ करके कर्ली ब्रेस लगाएंगे और उसके अंदर फिर हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। देन हमारी CSS अप्लाई हो जाएगी उस पर्टिकुलर टैग पे। यानी एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर आप किसी भी टैग का नाम यूज़ करके उस पर CSS अप्लाई करते हो। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं किस तरीके से इसको करा जाता है। एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले अपने कोड पे चलना है और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। दूसरा यहाँ पर बना लेता हूँ मैं CSS selector.html नाम की एक फ़ाइल बनाई। मैं यहाँ पर एमेट एब्रिविएशन का यूज़ कर रहा हूँ और ये मैंने क्या करा, एक बॉयलर प्लेट तैयार कर ली और मैं यहाँ पर अब नेम दे देता हूँ, यानी कि टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ। मैंने एक हेडिंग ले लिया। अब मैं यहाँ पर हेडिंग का नेम दे देता हूँ और उसके बाद मैं एक काम करूँगा, एक P टैग ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने H1 ले लिया, P टैग ले लिया। अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, इसको रन करके। ये देखिए, ठीक है, आउटपुट ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H1 हमारा आ गया और P टैग हमारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस P टैग पर CSS अप्लाई करनी है, यानी कि पैराग्राफ का साइज़ बड़ा करना है एक तो, और उस पर एक कलर देना है। ठीक है, इसका कलर ब्लैक से मुझे रेड करना है सपोज, और इसका साइज़ जो है छोटा आ रहा है, मैं इसको थोड़ा साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि CSS सेलेक्टर के अंदर अब सेलेक्टर यूज़ करके हम CSS अप्लाई करेंगे। तो पहला सेलेक्टर हमारा था एलिमेंट सेलेक्टर। अब इससे हमें CSS अप्लाई करके देखनी है, तो चलो करके देखते हैं। अब हमने क्या समझा था, एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर जिस भी टैग पर अप्लाई करना बस उसका नाम लिखो और उसके अंदर एक कर्ली ब्रेस लगाओ उसके बाद में, और उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ लगा के CSS अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ इंटरनल CSS का, मैंने मिसपेस गलत से बोल दिया, कोई बात नहीं। मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। 3 तरह की CSS होती हैं, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके से आप CSS को लगा सकते हो, वेब पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी उसको आप ये मत देखो कि ये कहाँ से आया है, किस तरीके से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप देखिए मैंने क्या किया, एक इंटरनल CSS यूज़ किया। अब यहाँ पर एक्चुअली CSS है, अभी आप ये सब भूल जाओ, बाद में देखेंगे इसको। अभी आप बस जितना बता रहा हूँ उसको देखिए बस ध्यान से। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, मुझे चाहिए CSS सेलेक्टर। अब कौन सा, ये देखो सबसे पहला वाला जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है, तो हम इसको यूज़ करके इस वाले टैग पर अप्लाई करेंगे
CSS। तो हमें किस टैग पर करनी है, पी टैग। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ये एक पूरा एलिमेंट या टैग एक ही बात है, ये एक एलिमेंट है या फिर एक टैग है, ये बोल सकते हो। तो हमें इस पूरे पी टैग पर अप्लाई करनी है। तो जिस भी टैग पर अप्लाई करनी है उसका नाम क्या है, एक्चुअल में पी है ये, इसका क्या है H1। अगर BR होता तो BR, और IMG होता तो IMG, href होता वो href होता तो A टैग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पी टैग ले लेना है। तो पी लिया हमने, सिर्फ नाम लिया उसका, और उसके बाद एक कर्ली ब्रेस लगाया, ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेस, उसके बाद यहाँ पर एंटर किया, और यहाँ पर हमें लिखना है क्या, CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। अब हमने सपोज करा कलर रेड। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने जिस टैग पर CSS को अप्लाई करना था, ठीक है, उस टैग का नाम लिया मैंने, उस टैग का नाम लिया P, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेस ओपन किया और कर्ली ब्रेस क्लोज किया, उसके बीच में मैंने क्या किया, CSS लगा दी, प्रॉपर्टी लिखी कलर, उसकी वैल्यू दे दी रेड, जो कि सेपरेटेड बाय कॉलन है, और जब वैल्यू के बाद हमने क्या करा, एक सेमीकोलन लगा दिया, यानी ये कि प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि इस पी टैग पर इसका कलर रेड कर दो। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए मैं इसको रिलोड करता हूँ वेब पेज को, और देखिए आप यहाँ पर दिस इज ए पैराग्राफ रेड कलर का हो गया है। लेकिन अभी हमको एक चीज़ और करनी थी, इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा करना था, यानी कि छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए वो भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। आप ध्यान रखिए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं आप एक CSS ब्लॉक के अंदर। अब CSS ब्लॉक क्या, जो ये पी टैग है और उसके बाद जो कर्ली ब्रेस लगा है ओपन और क्लोज, तो ये एक पूरा ब्लॉक है CSS का डिक्लेरेशन ब्लॉक। एक डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। और अभी ये भी मत सोचिए कि प्रॉपर्टीज़ का कलर रेड, फिर ये और भी जो प्रॉपर्टीज़ अभी बता रहा हूँ वो कैसे कहाँ से आई हैं, वो भी हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बट अभी जो फिलहाल ये देखिए कि फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर रहा था। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने किया सपोज 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको आउटपुट दिखा देता हूँ इसका। अब देखिए ये इसका साइज़ बड़ा हो गया, 20 पिक्सल हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है, ये समझ में आ गया, ठीक है जी। तो ये क्या था, हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, यानी पहला है एलिमेंट सेलेक्टर। यानी इस 5 तरीके के हैं, तो सबसे हमने पहला तरीका देखा CSS को अप्लाई करने का किसी टैग पे, वो है एलिमेंट सेलेक्टर। यानी कि किसी भी एलिमेंट या टैग जिस पर हमें CSS अप्लाई करनी है उसका नाम ले लो। अब सपोज H1 पर करना था ये सारा काम, तो मैं यहाँ पर H1 कर देता, सिंपल उसका नाम ले लेता, और यहाँ पर आऊँगा फिर इसको रिफ्रेश करूँगा तो वो उसका साइज़ बड़ा हो गया और उसका कलर चेंज हो गया। तो ये चीज़ है, जिस भी टैग पर आपको अप्लाई करना है एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर उसका नाम लिख दीजिए बस, उसके बाद कर्ली ब्रेस लगाइए, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लगा दीजिए, काम खत्म, आपका हो गया काम। अब हम दूसरे टैग की बात कर रहे हैं, दूसरे सेलेक्टर की बात करें, ओके। दूसरे सेलेक्टर की बात करें तो हमारे पास है ID सेलेक्टर। अब इस ID सेलेक्टर को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका यूज़ क्या है। देखिए अब ID क्या है, ID यानी आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, वैसे ही एक ID टैग की भी होती है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए ये एक पैराग्राफ टैग है और एक H1 टैग है। मैंने यहाँ पर एक स्पैन टैग और लिया, ये सब बाद में देखेंगे कि क्या क्या तरीके से ये कौन से टैग हैं, सब देखेंगे। बस अभी आप देखिए दिस इज, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पर आउटपुट में आता हूँ और देखिए ये क्या लिखा है नीचे, सबसे नीचे देखो, ओके दिस इज ए स्पैन टैग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ इसी स्पैन टैग पर ही CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, बाकी किसी पर नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक ID दे दूँगा, जिस टैग पर हमको CSS अप्लाई करनी है सिर्फ उसी पर, ठीक है, और किसी चीज़ पर नहीं करनी है, ठीक है। तो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट पर या सिंगल टैग पर आपको अप्लाई करनी है CSS, तो आप क्या करोगे, उस टैग की एक ID दे दोगे, एट्रीब्यूट है उस ID, ठीक है, किसी भी टैग का हो सकता है ये एट्रीब्यूट। ID दीजिए बस, जहाँ पर जैसे एट्रीब्यूट लिखते हैं ओपनिंग टैग के अंदर आप ID इज इक्वल्स टू डबल कोट लिखिए, और यहाँ पर ID की जगह डबल कोट के अंदर आप ID को कोई नाम दे दीजिए, यूनिक नेम। जैसे मैंने दिया स्पैन, ठीक है। अब यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे स्पैन की या कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब डैश लगा के और कुछ भी दे सकते हो, जैसे कलर, ठीक है। और डैश की जगह आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। नंबर भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से,
आपकी मर्जी पर आप जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, जितना समझ में आए कोड वैसा रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इतना कर दिया, अभी यहाँ पर ऐसे CSS अप्लाई नहीं होगी, बस हमने अभी इसको ID दी है, ठीक है। तो होगा क्या, मैं इस ID को, इसका जो नेम है उसे बस कॉपी कर लूँगा, जो भी आपने नेम दिया है, और मैं एक दूसरे डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आऊँगा, अभी ये सेमीकोलन क्लोज के बाद, ठीक है, कर्ली ब्रेस के बाद दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा दूसरे टैग पे। तो अभी मुझे यहाँ पर करना क्या है कि मुझे इस स्पैन टैग पर CSS अप्लाई करनी है, बाकी इन दोनों पर नहीं करनी है। तो मैंने इस स्पैन को एक ID दे दी, स्पैन कलर, ठीक है, इसका नाम। अब मैं इसको ID को यूज़ करना चाहता हूँ, यानी इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ स्पैन पे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैश टैग लगाऊंगा, इसको पाउंड सिंबल भी बोलते हैं, हैश टैग या फिर हैश सिंबल। उसके बाद जो हमने नाम लिया था स्पैन कलर, वो मैंने कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर दिया। अब मैं कर्ली ब्रेस ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा। अब यहाँ पर सेम चीज़ मुझे प्रॉपर्टीज CSS की लगा देनी है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये हो क्या रहा है। देखो मैं अभी पहले करके दिखाता हूँ, ध्यान रखना जो भी ये नेम है, आपने जो ID के अंदर नेम दिया है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, सेम। अगर कैपिटल में तो कैपिटल, स्मॉल में तो स्मॉल, डैश है तो डैश, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, स्पेस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, कहीं पर भी ID के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, सपोज करा मैंने पिंक दे दिया, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, अब देखो ये पिंक कलर हो गया बैकग्राउंड कलर इसका, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। अब हुआ यहाँ पर ये कि जो मैंने दिस इज स्पैन टैग लिखा उसका बैकग्राउंड पिंक हो गया। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो देखो ये स्पैन को मैंने एक ID दे दी, यानी कि मैंने कहा कि इस ID पर अप्लाई कर दो CSS, यानी स्पैन कलर पर ये CSS अप्लाई कर दो, ठीक है, पिंक कर दो उसका बैकग्राउंड। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो जब भी हम नोट करना भी ये चीज़ है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें ध्यान देने वाली कि जब भी ID यूज़ करते हो आप, ID से के साथ CSS अप्लाई करते हो, तो आपको उस CSS का नाम लिखना है, नाम से पहले बस पाउंड सिंबल लगा देना है। अब ध्यान रहे इस सिंबल के बाद स्पेस नहीं आएगा, स्पेस आएगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस हैश टैग लगाना है और उसके बाद अपना जो ID का नाम दिया है उस नाम को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, हैश के बाद। उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, उसके अंदर आप CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले टैग पर अप्लाई हो गया इस पूरे टैग पे, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो मैंने क्या करा, स्पैन टैग लिया और यहाँ पे लिखा अनदर स्पैन टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब देख सकते हो यहाँ पे अनदर स्पैन टैग। जब मैंने स्पैन टैग लिया तो अब हो ये रहा है कि देखो इस वाले फर्स्ट वाले स्पैन टैग में तो आपको बैकग्राउंड कलर लग रहा है, इस वाले में नहीं लग रहा है। तो फ़ायदा ये है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट पर चाहते हो और सेम एलिमेंट आपके हों, यानी कि अब मैं आपको थोड़ा करके बता देता हूँ, देखो एक स्पैन टैग ये है और दूसरा स्पैन टैग ये है, यानी कि सेम टैग 2 बार आ रहा है, ठीक है, स्पैन और स्पैन। अब अगर आप इसको ID को यूज़ ना करते, ठीक है, ID को यूज़ ना करते और अगर आप ID ना यूज़ करके एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करते, यानी कि स्पैन, अब मैं आपको स्पैन करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, तो होता क्या यहाँ पे कि वो दोनों पर आ जाता बैकग्राउंड कलर। क्यों, क्योंकि आपने इस स्पैन पर दिए, तो स्पैन तो ये भी है टैग और स्पैन ये भी टैग है ऊपर वाला, तो दोनों पर ही अप्लाई हो जाती CSS। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों पर ना हो, सिर्फ एक ही स्पेशल एक ही टैग पर हो। तो उस टैग को हम एक ID दे देंगे और उस ID पर CSS अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने, मैं रिवर्स करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये करा है कि इस वाले स्पैन को, ये देखो ये स्पैन है ऊपर वाला, इसको हमने ID दे दी और इस ID पर हमने CSS अप्लाई कर दी। तो इसी वाले स्पैन पर CSS अप्लाई होगी, इस वाले पर नहीं होगी। देखो रिफ्रेश करके देखोगे तो, ठीक है। तो जब भी आपको CSS अप्लाई करनी हो सिर्फ एक ही एलिमेंट पर, तब आप ID सेलेक्टर यूज़ करेंगे। और जब आपको मल्टीपल, यानी कि जैसे स्पैन ये है, स्पैन ये भी, और जगह भी स्पैन आ रहा है आपके, और एक ही बार में CSS अप्लाई करनी है हर एक टैग पर, सेम टैग। जैसे मान लो आपको करना क्या है कि जैसे एक हेडिंग है, ऐसी हेडिंग 10 बार हेडिंग आ रही है नीचे नीचे और नीचे, तो सब सारी हेडिंगों को आपको फॉन्ट साइज एक ही रखना है या उनका कलर सेम रखना है, तब आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ करो जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर क्या है कि जैसे ID है वैसे ही क्लास सेलेक्टर है। देखो क्या क्या है, अब मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ओके।
मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मैंने एक div ले लिया। अब मैं ये चाहता हूँ एक और div ले लेता हूँ, चलो आप कह रहे हो तो div ले लिया, यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अनदर div, इस पर मैं CSS अप्लाई करूँ और इस पर भी CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा ये कि इस अनदर div को मैं क्लास दे दूँगा, देखो क्लास दे दूँगा, जैसे हमने आईडी दी थी वैसे ही क्लास दूँगा, ठीक है। क्लास दूँगा मैं, इसको कोई नाम दे दूँगा क्लास का, जैसे मैंने लिखा div कलर, ठीक है, या div bg बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, div bg मैंने दे दिया, आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, div bg, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो जो आपकी मर्जी है। अगर आप अंडरस्कोर ना भी यूज़ करो तो कैमल केस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ऐसे div bg। मैं अभी फ़िलहाल अंडरस्कोर नहीं डैश यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पर यह है, मैंने एक div को क्लास दे दी, यानी डिवीज़न है एक, इसको क्लास दे दी मैंने div bg। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस div bg पर अप्लाई करूँगा CSS। तो देखो कैसे, मैं आऊँगा नेक्स्ट CSS के ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के बाहर, इस पूरे ब्लॉक के बाहर, क्योंकि अब ये तो ब्लॉक अलग है ना, ये तो स्पैन का ब्लॉक है। अब हमें दूसरे टैग पर अप्लाई करनी है तो दूसरा ब्लॉक बनाएंगे हम, ठीक है, div bg। तो अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये क्लास है तो अब हमें डॉट सिंबल लगाना है, सबसे पहले डॉट लिखनी है, डॉट पॉइंट वाला सिंबल अप्लाई करना है, और जो उसका नाम है div bg क्लास का, उसको लगाना है, और कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज, उसके बाद CSS की प्रॉपर्टी। ध्यान रहे, जब आप आईडी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो तब नाम के पहले हैशटैग आना चाहिए, और जब आप क्लास कर रहे हो यूज़, तब क्लास वाला क्लास सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो तब आपका डॉट आना चाहिए और स्पेस नहीं होना चाहिए डॉट के बाद, ठीक है। और उसके बाद उसका नाम क्लास का, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ये करने के बाद आप यहाँ पर CSS अप्लाई करोगे। जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड कलर इसका सपोज रेड कर दो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, ये एक दिस इज ए div ये लिख रहा है, इस पर अप्लाई नहीं हुआ बैकग्राउंड कलर, लास्ट वाले पर हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वाले को ही तो क्लास दे रखी है div bg। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये div bg का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ना आए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इस div bg को ये जो है, ये देखो आप, मैं ये चाहता हूँ ये जो div bg है, ठीक है, लास्ट वाला, इस div bg का कलर तो रेड रहे, लेकिन ऊपर वाले का ये दिस इज ए div, इसका कलर रेड ना हो, बट इन दोनों का फॉन्ट साइज सेम बढ़ जाए, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक आप क्या कर सकते हो, एक या तो क्लास या आईडी, जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप मल्टीपल आईडीज़ यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल क्लास यूज़ कर सकते हो। क्लास के नेम, एक क्लास के नेम के बाद बस आपको स्पेस देना है। जैसे मैंने कहा ये क्लास का नाम है, ठीक है, जितना मैंने हाईलाइट किया है, मैं एक स्पेस दूंगा और क्लास के नाम के बाद एक स्पेस दूंगा, ऐसे देखो मैं आपको एक स्पेस दूंगा। अब मैं दूसरी इसी क्लास पर दूसरी क्लास का नाम दे दूंगा, मतलब और क्लास का नाम दे देता हूँ। सपोज मैंने कहा साइज़, ठीक है। अब देखो एफ साइज़ कर देता हूँ, फॉन्ट का साइज़, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हो, आपके ऊपर है, बस इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, मैं एफ साइज़ इसको भी एक क्लास दे दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्पैन कह रहा हूँ मैं, इस वाले डिप को, ये देखो ये वाला डिप, इसको भी एक क्लास दे देता हूँ और इसको देता हूँ एफ साइज़, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा है, देखो ये क्लास है, अभी ध्यान से समझना, ये div की एक क्लास दे दी मैंने div bg पहले, उस div bg पर मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है, बट इसको मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर इस वाली क्लास से आ रहा है। मैंने क्या करा, इसी क्लास के अंदर, ठीक है, एक क्लास और दे दी, मल्टीपल क्लास यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। अब मैंने एक क्लास और दे दी इस वाले div को और एक क्लास नई इस वाले div को दे दी। ध्यान रहे div bg क्लास इसके अंदर नहीं है, तो इस वाले पर तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इस वाली क्लास से आ रहा है। अब एफ साइज और एफ साइज इन दोनों के बीच में कॉमन है, यानी इस वाले डिम में और ऊपर वाले में और नीचे वाले डिम में दोनों में एफ साइज क्लास लग रही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि यहाँ आऊँगा और एक डॉट लगाऊंगा और एफ साइज कर दूंगा, एफ डैश साइज, और मैं उस पर क्या करूँगा, फॉन्ट
फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा इसमें 25 पिक्सल। सपोज मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए दोनों के फ़ॉन्ट बड़े हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन इस वाले पर, नीचे वाले पर तो रेड हो गया बैकग्राउंड कलर, उस वाले पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब आप देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने क्या करा, एफ साइज़ पर मैंने CSS दे रखी है फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल, तो एफ साइज़ तो इस वाले में है और एफ साइज़ इस वाले में भी है, ठीक है। लेकिन जो मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है div bg, वो सिर्फ इसी वाली क्लास पे लगा हुआ है, इस वाली क्लास पे नहीं लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके पहले ना, इसके बाद में भी ओके, इसके बाद एफ साइज के बाद में अगर div bg लगा दूंगा ऐसे div-bg, और अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ इसको, तो अब ये हो जाएगा। क्यों बैकग्राउंड कलर रेड हो गया? क्योंकि मैंने इस वाली क्लास पर जो मैंने लगा रखा है बैकग्राउंड कलर, वो मैंने इसको भी अप्लाई कर दी। यानी किसी भी टैग पर अगर आप मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इस वाले पर नहीं देना चाहता हूँ, मैं नीचे वाले पर ही बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। हो गया काम, ये हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि आईडी और क्लास काम तो सब एक ही करना है, आईडी, क्लास और आपका एलिमेंट सेलेक्टर, और भी जो आएंगे वो भी सेलेक्टर, लेकिन सबका अपना अपना वर्क है। जब आप और वीडियोस देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा, बट मैं आपको ये बता देता हूँ बेसिकली कि आईडी कब आपको यूज़ करनी है, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर आप जब यूज़ करो जब किसी एक पर्टिकुलर टैग पर ही आपको एक CSS अप्लाई करनी है, बाकी सब पर नहीं करनी है, ठीक है। अब क्लास सेलेक्टर आप जब यूज़ करो जब आपको एक ही जैसे एलिमेंट, यानी ए टैग आपका 5 बार आ रहा है और H1 आपका 2 बार आ रहा है, तो उन सब H1 पर एक बार में आपको CSS अप्लाई करनी है, तब आप क्लास सेलेक्टर यूज़ कर दीजिए और उसका जो नेम है बस उसे डिफाइन कर दीजिए हर एक टैग के अंदर क्लास बना के, ठीक है। ये आपका हो गया क्लास सेलेक्टर। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेलेक्टर के बाद, तो ये आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। नाम से ही आपको पता चल रहा है यूनिवर्सल यानी पूरे पर। अब होता क्या है यहाँ पे कि यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर आप क्या करते हो कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, ये पूरे HTML के वेब पेज के अंदर सिर्फ जो ये वेब पेज है, जो करंट वेब पेज है, यानी cssselector.html जो वेब पेज है पूरा, ये पूरा, इसकी पूरी बॉडी पर ये क्या करेगा, CSS अप्लाई कर देगा, यानी पूरे पेज पर ही अप्लाई कर देगा। तो ये जब आप यूनिवर्सल सेलेक्टर जब आप यूज़ करें, जब आपको पूरी बॉडी पर ही यानी पूरे पेज के अंदर एक जैसी चीज़ें चाहिए हों, ठीक है। तो अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आपको कोई टैग के अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी है। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए बस आपको यहाँ पे CSS के अंदर आना है, जहाँ पे आप CSS लिख रहे हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर का एक साइन होता है, स्टार साइन, इसको हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। स्टार साइन आपको लिखना है, उसके बाद स्पेस नहीं देना है। फिर आपको ये क्या करना है, स्पेस आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप स्पेस ना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार साइन बनाया, कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज। अब इसके अंदर आप CSS की प्रॉपर्टी अगेन लिख सकते हो। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सपोज करा बैकग्राउंड कलर, सपोज करा मैंने एक्वा कर दिया, ठीक है, सपोज कुछ भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ देखना, ये देखो पूरे वेब पेज के अंदर एक कलर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो रहा है कि इस यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कर रहा है, पूरे वेब पेज के अंदर एक कॉमन चीज़ आती है, उसको हमें अप्लाई कर देना है। यानी कि पूरे वेब पेज के अंदर अगर हमें कुछ चीज़ें सेम रखनी होती हैं तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेलेक्टर। और यूनिवर्सल सेलेक्टर को अप्लाई करने के लिए स्टार साइन लगाना है। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस ओपन और कर्ली ब्रेस क्लोज ये लिखकर और इसको लिख सकते हो। अब आप ये कहोगे कि आप इस पे स्पेस ही क्यों दे रहे हो ऐसे, ठीक है, क्या ऐसे नहीं हो सकता, ये जो है इस तरीके से और ये जो है इस तरीके से? हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये एक लाइन में ना लिखकर हम इसको ऐसे करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं एक तरीके से कि एक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में आए, जिससे हमारे कोडिंग में जो है साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन कोड रहे। हम एक ही लाइन में सब कुछ लिखते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा ना कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो हमें सब कुछ सही एकदम प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। एक रूल है एक तरीके से, ठीक है, एक फॉर्मेट है, उसको फॉलो करना है बस, ठीक है। ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या, जब हमें पूरे वेब पेज के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी सेम चाहिए हर एक जगह पे, तो वो हमें यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करेंगे और हम वीडियोस में आगे देखेंगे क्या काम है इसका। अब सबसे लास्ट वाला सेलेक्टर बचता है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप जैसे आप जानते हो तो बहुत सारे सेलेक्टर को एक ग्रुप बना दें, यानी बहुत सारे टैग को हम ग्रुपिंग कर दें एक साथ। सपोज करो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। मान लो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, ये देखो
मैं यहाँ पर एक काम करना चाहता हूँ। सपोज करो एक डिव है मेरा और एक स्पैन है। डिव और स्पैन, देखो ये डिव और एक स्पैन टैग। मैं डिव और स्पैन टैग पर मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ वापस, ठीक है, डिव और स्पैन टैग पे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पर CSS पर आऊँगा और जो हमारा लास्ट वाला सेलेक्टर है ये वाला, देखो ग्रुप सेलेक्टर, इसको क्या करना है कि मुझे डिव और स्पैन पे दो जगह CSS अप्लाई करनी है, सेम CSS दो सेलेक्टर पे, यानी दो टैग पर सेम ही CSS अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे डिव लिखूंगा, कॉमा लिखूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा, आप दो तरीके से कर सकते हो। उसका नाम देके डिव का जो टैग है उसका नाम लिखो और दूसरा है हमारा स्पैन, और उसके बाद यहाँ पर आप CSS डायरेक्टली लिख दो। कॉमा क्या कर रहा है, ये एक टैग है टैग का नाम और दूसरा टैग का नाम स्पैन है, उसको सेपरेट कर रहा है, यानी डिव पर भी CSS अप्लाई करो, कॉमा स्पैन पर भी CSS अप्लाई करो। और अगर मुझे H1 पर भी करना होता तो मैं कॉमा लगा देता, कॉमा के बाद स्पेस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मुझे P पर भी चाहिए होता तो मैं P पर भी अप्लाई कर देता। तो आप मल्टीपल कॉमा लगा लगा के कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, देखो ग्रुप सेलेक्टर का काम क्या है कि जब आपको दो टैग हो गए डिव और स्पैन, मान लो एक H1 और ले लो, ठीक है, आपको तीन टैग पर सेम ही CSS लिखनी है, यानी बैकग्राउंड कलर इसका रेड ही रहे हमेशा, ठीक है, इन तीनों का बैकग्राउंड कलर रेड रहे। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखा देता हूँ, ये देखो हो गया, सही है। तो आपको क्या करना है, जब आप इन तीनों को, जब किसी तीन नहीं मतलब अगर एक से ज़्यादा हैं, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं या टैग हैं, उन पर आप एक ही जैसे CSS अप्लाई करना चाहते हो तो उन टैग के नेम को लिखो, कॉमा लगाओ, उसके बाद आप उसको CSS अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लास से भी कर सकते हो आप, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ क्लास, ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाली को दे रखा है F साइज। मैं एक क्लास और ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो मैंने BG और C कर लिया, BG कलर, ठीक है। इस BG कलर को मैंने यहाँ पर भी दे दिया और मैं यहाँ पर BG कलर ले लिया, और या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको डिव कलर लेता हूँ, एक अलग क्लास ले लेते हैं, ठीक है, डिव कलर। और ये स्पैन है तो मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ स्पैन S कलर SC, ठीक है, स्पैन कलर। अब यहाँ पर और भी बस इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिव क्लास, एक इस वाले डिव को मुझे CSS लगानी है और एक स्पैन वाले को CSS लगानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये तो हमें सिर्फ टैग के नाम से हमारे CSS लग रही थी, अब मैं क्लास से भी CSS लगा सकता हूँ ग्रुप बना के, जैसे कि ये वाली, देखो इसको एक क्लास दे रखी है S-C, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा S-C, देखो, लेकिन हमें ध्यान रखो क्लास है तो पहले डॉट लगाना है, S-C लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने div-c, लेकिन div-c के पहले डॉट लगाना है क्योंकि ये भी एक क्लास का नाम है। अब आ जाओ इन दोनों को, देखो देख रहे हो यहाँ पे ये एक रेड कलर हो गया और ये एक रेड कलर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अब ये ID के साथ भी कर सकते हो, बस आपको हैश लगाना है इसके साथ पहले, उसका नाम यूज़ कर लेना है, ठीक है, हैश लगाना है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, आप ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ग्रुप सेलेक्टर, जब आपको एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट पर या टैग पर अप्लाई करनी है CSS एक ही बार में, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो ग्रुपिंग करके। यानी आपको इस वाले पे और इस वाले पे CSS अप्लाई करनी है, लेकिन एक ही CSS अप्लाई करनी है, यानी कि कलर सेम रखना है, तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो कॉमा लगा के। तो ये हमारा ग्रुप सेलेक्टर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।